गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको पता है कि आज का भी जो क्लास होने वाला है ना, वो वही टॉपिक पे होने वाला है जिसका आप सबका उम्मीद था और जिसका आप सबका इंतजार था। क्योंकि सर आप सबके सामने मैंने पिछले क्लास में आपको केमिस्ट्री का 100% आने का संभावना वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था, और आज भी आपका फिजिक्स का जो भी क्वेश्चन होगा वो 100% आने वाला संभावना वाला क्वेश्चन होगा सर। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना प्रत्येक साल आ रहा है सर। क्योंकि हमको तो सबसे पहले ये समझना ना कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि सर सिलेबस को पूरा पढ़ना है, और सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ हमको सबसे पहले ये समझना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट करता है सर, और किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो सबसे पहली बात है ना सर कि आज हमारा फिजिक्स का है, और फिजिक्स में आपको मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूं कि जिसको देखने के बाद आपको निश्चित रूप से दीवाना हो ही जाओगे सर। तो इससे पहले सर जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस के सर दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और आप पढ़ सके सर। देखिए कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो, आइए सर देखिए, और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। और इससे पहले जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाकर के ज्वाइन हो जाए, या फिर टेलीग्राम पे जाना है और आपको सर्च करना है @संदीप 7295 मेरा आईडी खुल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। कि सर इसको ज्वाइन करने से फायदा क्या है, मुझे आपको फायदा होगा, मुझे कुछ फायदा नहीं होगा सर। कहेगा सर इससे भी आप पैसा हम कमाते हैं। अरे बुड़बक सब, इससे हम पैसा नहीं कमाते हैं। इस पर आपको मैं PDF डालता हूं सर, ठीक ना, सारे PDF मैं आपको इसी पे डालता हूं। चलिए आइएगा सर, आज की पहला क्वेश्चन का करता हूं आगाज। और इससे पहले कि सब कोई एक बार ताली बजा दो, जहां पर बैठा है वहीं पे बजा दो, क्योंकि जितना भी आपके अगल बगल बैक्टीरिया जीवाणु तिवाणु जितना भी है ना, सब भाग जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरा क्वेश्चन का आंसर जाएगा। देखिए सबसे पहली बात है ना कि पहला क्वेश्चन जो है ना, वो हल्का क्वेश्चन से मैं आपको शुरुआत करता हूं, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रत्येक साल आता भी है। कहता है 2 ओम के 3 प्रतिरोध को किसी श्रेणी क्रम नेटवर्क में जोड़ा जाता है तो प्राप्त होता है क्या। देखिए सबसे पहले बात एक सोचना ना, कह रहा है 2 ओम के 3 प्रतिरोध, देखा ना, 2 ओम के 3 प्रतिरोध। अच्छा यहां पर ये 2 ओम है, फिर 2 ओम है, फिर 2 ओम है, क्योंकि बोला 2 ओम के कितना प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध। ये पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है, ठीक ना। और ये तीनों प्रतिरोध को क्या चीज में जोड़ा गया है, तो ये तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस नेटवर्क में जोड़ा गया, देखिए लिखा हुआ है श्रेणी क्रम नेटवर्क में जोड़ा गया है, ठीक ना। श्रेणी क्रम नेटवर्क में जोड़ा गया है, नेटवर्क कहिएगा फिर कुछ भी कहिए, अच्छा नेटवर्क लिखा है तो हम भी यही लिख देते हैं, श्रेणी क्रम नेटवर्क में जोड़ा गया है तो प्राप्त होता है क्या। अब देखिए यहां पर समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक ना। अब देखिए जब इसका पूछेगा ना समतुल्य प्रतिरोध, देखो यहां पे गौर करना, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है सर, ठीक ना। जब वो श्रेणी क्रम में है तो ये हमारा पहला रेजिस्टेंस हुआ, मतलब ये हमारा R1 का वैल्यू होगा, ये हमारा R2 का वैल्यू होगा, ये हमारा R3 का वैल्यू होगा। क्योंकि कितना प्रतिरोध है, तो 3 प्रतिरोध है, और ये तीनों का तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है। और जब श्रेणी क्रम में रहेगा, किस क्रम में रहेगा, श्रेणी क्रम में रहेगा, और पूछेगा समतुल्य प्रतिरोध, तो सभी को क्या कर देना है सर, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है, यानी R1 प्लस R2 प्लस कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा। R1 का वैल्यू कितना है, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 6 ओम प्रतिरोध हो गया, यानी आपका आंसर कितना हो गया सर, ये आपका 6 हो गया, ठीक ना। अब देखिए अगर ये श्रेणी क्रम में है तब तो आंसर कितना होगा, 6। अगर ये क्वेश्चन समांतर क्रम का होता, किसका होता, समांतर क्रम का होता, ठीक ना, यानी आपका आंसर कितना है सर, 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका A, ठीक ना। अब आइएगा, अगर यही क्वेश्चन बोलता ना कि ये कौन सी क्रम में है, तो ये आपका समांतर क्रम में है, ठीक ना। ये समांतर क्रम नेटवर्क में है, ठीक ना, मतलब समांतर क्रम में जोड़ा है, या फिर नेटवर्क जो भी लिखेगा। अच्छा नेटवर्क लिखा है तो मैं नेटवर्क ही लिख देता हूं, समांतर क्रम नेटवर्क में है। अब देखिए जब ये श्रेणी क्रम में था तब आंसर कितना आया, 6। अगर ये समांतर क्रम में जोड़ देगा तो क्या करेगा, तब इसका आंसर क्या होगा। और जब वो समांतर क्रम में जोड़ेगा ना तो कुछ नहीं करना है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेगा तो सबको जोड़ देना है। क्या कर देना है, सबको जोड़ देना है, ठीक ना। क्योंकि देखिए इसका रेजिस्टेंस कुछ इस तरीका से होता है, देखिए जैसे
इसका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा ना वो R बराबर वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 RN, मतलब जहां तक वो जाने का रहेगा। जैसे यहाँ पे 3 हुआ है तो हम लोग 3 को जोड़े, अगर 4 को होता तो 4 को जोड़ते, अगर 8 को होता तो 8 को जोड़ते, ठीक ना। अगर आपको पूछता समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध तो ऐसे केस में फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि यहाँ पे 3 को है तो 3 को रखते हैं, ठीक ना। आइएगा 1/R बराबर क्या होगा 1/R1, मतलब कितना 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब इसको 2 को एलसीएम कर लो, नहीं कितना हो जाएगा सर, ये 2 को एलसीएम करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो जब आपको पूछेगा समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है, और जब पूछेगा श्रेणी क्रम में तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग प्रिंट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए सर, क्योंकि ये आपके दिमाग में छपना चाहिए। अरे दिल में जगह देना है तो किसी किताब को दो, वरना लड़की को दोगे तो पागल होके मर जाओगे। चिल्ला आप देखो सर, क्योंकि ये उम्र यही है रे, हाँ नज़र हटने का है, नज़र भटकने का है सर, ये उम्र ही यही है। क्या करोगे, तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारा उम्र का दोष है, लेकिन सर इसको बचा करके रखोगे ना तो जिंदगी में बड़ा आगे जाओगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ना सर, देखिए आज मैंने ज़्यादा बहसबाजी मत करूँगा, ठीक ना, क्योंकि मेरा मकसद है कि सभी क्वेश्चन को उस तरीका से सोल्यूशन कर दो ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आवे तो आपसे छूटना नहीं चाहिए सर, क्योंकि मेरा मकसद रहता है कि बच्चे को उस तरीका से पढ़ा करके भेज दो ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आवे तो बच्चा रपेट के मार दे क्वेश्चन को। आइएगा रपेट के मार दे मतलब समझता ना रे, ठेठी भाषा है, हाँ कहता है ना नंगी आंखों से हम कितने ग्रहों को देख सकते हैं। अब देखिए सर, नंगी आंखों से हम कितने ग्रहों को देख सकते हैं। देखिए नंगी आंखों, कैसे आंख है सर, ये आपका नंगी आंख है, ठीक ना। नंगी आंखों से हम लोग कितने ग्रहों को देख सकते हैं। देखिए इधर नंगी आंखों से हम लोग 5 ग्रह को देखेंगे। कितने ग्रह को, 5 ग्रह को देखेंगे, ठीक ना। कितने ग्रह को देखेंगे हम लोग, 5 ग्रह को देखेंगे। आप देखिए यहाँ पे आइएगा, नंगी आंखों से हम लोग 5 ग्रह को देखेंगे। अच्छा कौन कौन ग्रह है, तो ये आपका जो है ना 5 ग्रह है, वो आपका पहला क्या है सर, ये आपका बुध होगा, फिर क्या होगा सर, ये आपका बुध शुक्र होगा, आइएगा हाँ शुक्र भी है, आइएगा इसके बाद क्या होगा सर, ये आपका मंगल ग्रह भी होगा, आइएगा इसके बाद क्या होगा, बृहस्पति ग्रह भी होगा सर, बृहस्पति क्या होगा सर, ये बृहस्पति ग्रह भी होगा। इसके बाद आपका क्या होगा सर, ये शनि ग्रह भी होगा, ठीक ना। तो नंगी आंखों से हम लोग कितने ग्रह को देखते हैं, 5 ग्रह को देखते हैं। वो 5 ग्रह कौन कौन है, तो ये बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, ठीक ना सर। तो यही 5 ग्रह है जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं। और बहुत सारे हैं ना ऐसे लोग हैं ना जो कहेगा नंगी आंखों से देख सकते हैं 5, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आइए आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा सर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक ना 5। लेकिन अगर पूछ दिया ना कि नंगी आंखों से हम लोग कितने ग्रहों को देखते हैं तो 5 को, और कहेगा ना कि निम्न में से किसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, आपको ऑप्शन में दे देगा। तो ये 5 गो में से अगर कोनो भी ऑप्शन रहेगा तो आपको टिक कर देना है। तो नंगी आंखों से हम लोग कितने ग्रह को देख सकते हैं, 5 ग्रह को, ठीक ना। क्या क्या है सर, मेरे साथ बोलना होगा सबको, मेरा माँ सरस्वती का कसम है सर, सबको बोलना होगा, क्योंकि आपका सपना नहीं, आपके सपना के साथ साथ आपकी माँ बाप का सपना है कि शायद मेरा भी बेटा इंजीनियर बन गया होता, ठीक ना सर। क्योंकि हम लोग मध्य फैमिली वाले, गरीब फैमिली वाले को एक ही को विकल्प है सर, पॉलिटेक्निक और बीटेक, ठीक ना सर। इसके लिए आप मन से पढ़िए सर, आपके साथ मैं दूंगा, आपके कदम से कदम मिलाकर के मैं चलूंगा सर, क्योंकि मैंने ठाना है कि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। मुझे किसी चीज़ की लोभ नहीं है सर, बस लोभ है तो वो आप सबकी लोभ है, ठीक ना। आइएगा सर, देखिए कहेगा नंगी आंखों से देख सकते हैं तो टोटल 5 ग्रह को देख सकते हैं। पहला ग्रह कौन सा है सर, तो ये आपका बुध है, दूसरा कौन है, शुक्र है, तीसरा कौन है, मंगल, चौथा कौन है, बृहस्पति, अगला कौन है, शनि। तो बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, ठीक ना। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है कौन। सौर मंडल का क्वेश्चन नंबर 3 आपको कॉमेंट करना होगा सर, सौर मंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, ठीक ना। ये आप सबको कमेंट करना होगा सर, जल्दी जल्दी इस आंसर का कमेंट करो, गलत ही सही लेकिन जरूर कमेंट करो सर। अगर कमेंट नहीं करोगे ना सर तो समझ लेना अपनी साली को छोड़ देना तुम, हाँ, क्योंकि तुम्हारा साली तो फिर तुमको बेटे नहीं देगा, जब इतना हल्का क्वेश्चन नहीं बनाएगा तो इज्जत देगा तुमको, नहीं देगा। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है।
कहता है 233 केल्विन किसके बराबर है। देखिए यहाँ पे 233, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 4, 233 केल्विन किसके बराबर है। अच्छा अब यहाँ पे मामला पहले यहाँ पे गौर करिएगा, आपको इसको फ़ारेनहाइट में बदलना होगा, डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा, ठीक ना। सबसे पहले 233 केल्विन है, अच्छा 233 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। जब डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे सर तो आपको केल्विन इक्वल टू होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। आएगा केल्विन इक्वल टू होता है के इक्वल टू होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक ना। ये इसको याद कर लो, इसको याद कर लो वरना भूल जाना अपनी बीबी को। आइएगा सर, अगर आपको केल्विन यहाँ पे दिया है तो कुछ दिया रहे चाहे ना दिया रहे, अगर डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, ये दोनों का रिलेशन वाला फार्मूला यही होता है, ठीक ना सर। यानी केल्विन इक्वल टू होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। अगर आपको एगो क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा, आपको डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो कहेगा केल्विन में बदलो, ठीक ना, या फिर केल्विन दिया रहेगा तो कहेगा डिग्री सेल्सियस में बदलो। ओके, तो केल्विन इक्वल टू होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। क्या होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। एक बार कॉमेंट कर दो माँ सरस्वती का नाम लेकर के आइएगा। अच्छा केल्विन कितना दिया हुआ सर, तो ये आपको 233 है, यहां पर लिख दो 233 बराबर कितना, ये 273 प्लस कितना है डिग्री सेल्सियस। यहां पे इसको घटा दो सर तो ये इधर आएगा, तो ये 233 यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। इसको यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। आइएगा अब तुम सोचो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आपका ऑप्शन में माइनस 40 डिग्री सेल्सियस नहीं दे रहा है, माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रहा है। सर क्या दे रहा है, माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रहा है, ये गौर कर लेना। माइनस डिग्री सेल्सियस आपको कहीं भी नहीं लगा हुआ है, आपको दे रहा है माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। लेकिन अब कहिएगा सर ये तो डिग्री सेल्सियस आया है, इसको फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, तो जब मैंने आपको डिग्री सेल्सियस में बदल करके दिखा दिया है तो फ़ारेनहाइट में कौन बदलेगा, हम बदलेंगे। आओ आइएगा सर, देखिए कैसे फ़ारेनहाइट में बदलेंगे। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है सर F-32, क्या होता है F-32 बट्टा 180 बराबर C बट्टा डिग्री सेल्सियस बट्टा 100। ये फार्मूला याद कर लो। अगर आपको फ़ारेनहाइट में बदलना होगा और डिग्री सेल्सियस मालूम होगा तो ये फार्मूला याद कर लेना, ठीक ना। अगर आपको केल्विन और डिग्री सेल्सियस वाला फार्मूला याद करना है तो ये वाला याद कर लीजिएगा, और अगर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस वाला फार्मूला याद करना है तो ये वाला याद कर लो। अब अगर ये क्वेश्चन के बाद आपको ज़िंदगी में अगर कभी भी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे कभी नहीं छूटेगा सर, क्योंकि अगर ये दोनों फार्मूला आपके पास रहेगा तो आइएगा। ये आपको F माइनस कितना, ये 32 है, बट्टा नीचे कितना है 180 है बराबर, हमें C का वैल्यू कितना है माइनस 40 है। आइए अब बट्टा नीचे कितना है सर, ये आपका 100 है। देखिए यहाँ पे आइएगा, एगो जीरो से एगो जीरो गला खोपचा में आइएगा, एगो जीरो से एगो जीरो खोपचा में देखो गया, नहीं समझा, देखो कैसे काटे हम। यहाँ पे 100 है ना, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया। आइएगा एगो जीरो से एगो जीरो यहाँ पर मैंने काट दिया, यहाँ पे क्या बचा F-32, ये 18 भागा में ही नहीं जाएगा, गुना में तो कितना हो जाएगा माइनस 72, यानी F बराबर कितना हो जाएगा, ये 32 प्लस में माइनस में उधर गया प्लस में, यानी माइनस 72 प्लस कितना हो जाएगा 32, यानी कितना हो जाएगा माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कितना हो जाएगा माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सर, तो आपका बी नंबर होगा। तो अब आपको फ़ारेनहाइट वाला ये फार्मूला और ये फार्मूला आपको दोनों याद करना पड़ेगा सर। अगर नहीं याद करोगे ना सर तो समझ लेना हमसे बुरा ज़िंदगी में तुमको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपकी सपना को लेकर के नहीं पढ़ा रहा हूँ सर, आपकी माँ बाप की सपना को लेकर के पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है सर कि पॉलिटेक्निक और IITI और ये सब का तैयारी करने वाले, पारा मेडिकल का तैयारी करने वाले लोग गरीब घर के बेटी होता है, गरीब घर का बेटा होता है सर। तो इसका सहारा कौन देगा, करोड़पति को तो कोई भी पढ़ा देगा सर, लेकिन गरीब आदमी को कौन पढ़ाएगा सर। तो इसका सहारा मैं हूँ, जहाँ तक हो सके सर वहाँ तक मैं आप सबके लिए मेहनत करूँगा। लेकिन आप सब से मैं अनुरोध है कि आप सब भी गरीब से गरीब बच्चे, हर बच्चे तक पहुँचा मेरी चैनल को, हर गांव टोले मोहल्ले में फैलाए मेरी चैनल को। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के घर में जाकर के जरूर एक बार लिख देना। चलिए आइए 5 नंबर,
चलिए आइए सर, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कहता है। थोड़ा सा सर ना बड़ा कंडीशन होता है भाई क्योंकि जब तक नहीं पढ़ाऊंगा ना बाल उल हमको लग रहा है कैसा, क्योंकि सर मैंने रात में ही सर मैंने बाल को संभाला, इसके बाद मैंने कभी बाल पे ध्यान दिया नहीं, क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा क्लासे रहता है ना। आइए 5 नंबर पे गौर करना है सर, क्योंकि हमको बाल नहीं देखना, हमको देखेगा तो आपसे नफरत, हमसे नफरत होगा आपको, क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं हूँ सर, लेकिन मेरा बोर्ड स्मार्ट है, क्योंकि इसीलिए मैंने वाइट बोर्ड रखा हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैंने ब्लैक नहीं रखा हूँ, क्योंकि मैंने खुद स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा बोर्ड तो स्मार्ट है ना, मेरा बोर्ड तो वाइट है ना, तो वाइट को हर कोई पसंद करता है, इसलिए आप बोर्ड को देखते रहिएगा, हमको मत देखिएगा। आइए, और कभी कभी दिल करे तो देख लीजिएगा कहता है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिणत किया जाता है। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिणत किया जाता है किसके द्वारा? अब देखो सर यहाँ पे गौर करना, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, मैंने आपसे पूछा प्रत्यावर्ती धारा क्या सर, ये आपका प्रत्यावर्ती, जल्दी स्मार्ट बोर्ड भी आने वाला है सर, ठीक ना। प्रत्यावर्ती धारा को बदलना है सर, प्रत्यावर्ती धारा को बदलना है किस में? आपको दृष्ट धारा में बदलना है, ठीक ना। आइएगा, तो प्रत्यावर्ती धारा को जब हम लोग दृष्ट धारा में बदलेंगे ना, तो किसके माध्यम से बदलेंगे, ठीक ना, किसके माध्यम से बदलेंगे? तो सबसे पहले तो इसका आपको आंसर बता देना चाहता हूं, वो होता है दृष्ट कारी द्वारा बदला जाता है, ठीक ना। आप देखिए इधर यहाँ पे आइएगा, मैंने तो आपको आंसर लिखा दिया। प्रत्यावर्ती धारा को अगर बदलना रहेगा दृष्ट में, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट में परिणत किया जाता है किसके द्वारा? तो दृष्टकारी द्वारा, ठीक ना, दृष्टकारी द्वारा। ने ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? तो ये ए होगा। लेकिन अब गौर करना, एसी कहे तो प्रत्यावर्ती धारा, ठीक ना, हम लोग किसको कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी, ठीक ना। तो अल्टरनेटिंग करंट हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा को, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एसी, ठीक ना। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है ना वो क्या करती है सर? तो आपका प्रत्यावर्ती धारा क्या करता है? दिशा बदलता है। क्या करता है सर? ये दिशा बदलता है, ठीक ना, दिशा क्या करता है? बदलता है, ठीक ना। और डीसी के तो डायरेक्ट करंट, इसको हम लोग डीसी कहते हैं, ठीक ना। और ये प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग क्या कहते हैं? एसी कहते हैं, ठीक ना। तो डीसी जो होता है ना वो हमारा दिशा नहीं बदलता है, ठीक ना। आइएगा, वो दिशा नहीं बदलता है। अब गौर करिएगा, कार्य प्रत्यावर्ती से बदलना है दिशा में, मतलब आपको दृष्ट धारा में बदलना है। तो जब प्रत्यावर्ती से आपको दृष्ट धारा में बदलना होगा तो दृष्टकारी द्वारा बदलना होगा। किसके द्वारा? दृष्टकारी द्वारा। लेकिन कहता है सर एसी कहे ना तो आपको अल्टरनेटिंग करंट मैंने कहे तो प्रत्यावर्ती धारा अपना दिशा बदलता है सेकेंड के अनुसार, ठीक ना। लेकिन डायरेक्ट करंट कहे तो दृष्ट धारा अपना दिशा नहीं बदलता है, ठीक ना। आपको कहा देगा कि कौन सी धारा अपना दिशा बदलता है, तो आपको प्रत्यावर्ती धारा, ठीक ना। आइएगा, एक चीज और गौर करिएगा, अगर बात करेगा ना सर एसी कहे ना तो अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती यानी एसी अल्टरनेटिंग करंट एक सेकेंड में 50 बार दिशा बदलता है। आइए हिंदी पर हमको मत जाइएगा, ठीक ना आइएगा, कहता है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टिकारी द्वारा बदला जा सकता है, ठीक ना। कहता है एसी कहे तो अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा को एसी कहते हैं, ठीक ना। ये अपना दिशा बदलता है, लेकिन डीसी हमारा दिशा नहीं बदलता है। अगर अल्टरनेटिंग करंट अगर दिशा बदलता है तो किस अनुसार से वो दिशा बदलता है? तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो एसी जो होता है, वो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है वो 1 सेकेंड में 50 बार दिशा बदलता है। तो आपका प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में कितना बार दिशा बदलता है? तो 50 बार दिशा बदलता है, ठीक ना। प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में कितना बार दिशा बदलता है? तो 50 बार दिशा बदलता है, ठीक ना। प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में कितना बार दिशा बदलता है? तो 50 बार दिशा बदलता है, ठीक ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका कितना? 6 नंबर की तरफ सर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा ही मजेदार है। इसका आप लोग थोड़ा सा इसका आंसर में आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक ना। जिसको आता होगा वो भी कंफ्यूज हो जाइएगा, जिसको नहीं आता होगा वो तो ठीक रहिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना जिसको आता होगा, जिसको अधूरा नॉलेज होगा ना इस क्वेश्चन के बारे में, वो कंफ्यूज होकर के मारिएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी मारिएगा तो ऑप्शन नंबर सी मारने से पहले ऑप्शन नंबर डी की ओर भी आप थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक ना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिसको थोड़ा सा नॉलेज होगा ना इस क्वेश्चन के बारे में वो गलती मारिएगा, ठीक ना। क्यों गलती मारिएगा? थोड़ा सा फैन को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब होइएगा। आइए देखिए, मैंने आपको बोला ना कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक
श्रेष्ठ पदार्थ है कौन? अच्छा, हमको कैसा चुंबक बनाना है सर? तो आपको अस्थाई चुंबक बनाना है। कैसा चुंबक बनाना है? ये अस्थाई चुंबक बनाना है, ठीक है ना। आप देखिए, हमको अस्थाई चुंबक बनाना है तो किस पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं ना, तो हम लोग यही ना पूछा, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ पदार्थ है। सर्वाधिक मतलब सबसे श्रेष्ठ पदार्थ कौन है? देखो इधर, यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे गौर करना। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए यहाँ पे पहले तुम लोग इधर आना, इसका इधर आंसर देख लो, लिखते जाना। अस्थाई, इसका आंसर पहले मैं मरवा देता हूँ, आइस्पात। क्या होगा सर इसका आंसर? आइस्पात होगा, डी। कैसे होगा आइस्पात? लेकिन आइस्पात से पहले, डी मारने से पहले आप लोग थोड़ा सा लोहा पे भी गौर करिएगा, ठीक ना, क्योंकि आपका लोहा भी आंसर यहाँ पे होगा। कहता है अस्थाई चुंबक बनाने के लिए लौह चुंबकीय पदार्थ का उपयोग होता है। देखो यहाँ पे गौर करना, कहता है अस्थाई चुंबक बनाने के लिए लौह चुंबकीय पदार्थ का उपयोग होता है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए लौह चुंबकीय पदार्थ का उपयोग होता है, ठीक ना। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कैसे पदार्थों का उपयोग होता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थों का उपयोग होता है। कैसा होता है? लौह चुंबकीय पदार्थों का उपयोग होता है। अच्छा, इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ में आता है कौन कौन? देखो इन पदार्थों में, अच्छा इधर आना, इन पदार्थों में लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ETC। अब यहां पे गौर करना, कहता अस्थाई चुंबक बनाने के लिए लौह चुंबकीय पदार्थ का उपयोग होता है। बच्चा लोग गड़बड़ाता कहाँ है? देखो यहाँ पे गौर करना, मैंने आपको लिखा है लोहा, निकेल, कोबाल्ट, लेकिन आपको मैंने कहीं पे आइस्पात लिखा? इसमें कहीं भी मैंने आइस्पात लिखा? नहीं लिखा आइस्पात कहीं भी। आइस्पात मैंने कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन तब पर भी मैंने आपको आइस्पात ही क्यों मरवाया? इसके पीछे भी कुछ रीज़न होता है। देखो यहाँ पे गौर करना, अगर आपके ऑप्शन में आइस्पात नहीं होता तो आप लोहा मार सकते हैं, क्योंकि आपका लोहा ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक ना। आप निकेल होता तो ऑप्शन में आप निकेल भी मार सकते थे, कोबाल्ट होता तो आप कोबाल्ट भी मार सकते थे, ठीक ना। लेकिन अब आना, गौर करना, कहता अस्थाई चुंबक बनाने के लिए लौह चुंबकीय पदार्थों का उपयोग होता है, ठीक ना। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कैसे पदार्थों का उपयोग होता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थों का उपयोग होता है। इन पदार्थों में कौन कौन आता है? तो आपका लोहा आता है, निकेल आता है, कोबाल्ट आता है, ठीक ना। लेकिन अब एक चीज और गौर करना कि आइस्पात का मतलब क्या होता है। आइस्पात यह लोहे, आइस्पात, स्मार्ट वो जल्दी ही लेना होगा भाई, यह लोहे की एक मिश्र धातु है। अब गौर करना, अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा आइस्पात यह लोहे की एक मिश्र धातु है। क्या है? लोहे की एक मिश्र धातु है। मैंने क्या लिखा? लोहे की एक मिश्र धातु। ए मोहतरमा गौर करना रे, कहता है ना देखूं तो जी न भोरे। आइए सर, गाना गाने आता नहीं ना, तो कसम से तुरार के झुमा देते हम। आइए, कहता है इस्पात या लोहे की एक मिश्र धातु है। अच्छा, आइस्पात क्यों हुआ? क्योंकि ये लोहे का एक मिश्र धातु है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका आइस्पात भी होगा। आपका बुक आइस्पात मरवा करके रखा है, ठीक ना, तो इसलिए आपको आइस्पात मारिएगा। अगर आपको आइस्पात नहीं रहा तो आप लोहा मारिएगा, अगर आपको लोहा भी नहीं रहा तो निकेल मारिएगा, अगर निकेल भी नहीं रहेगा तो कोबाल्ट मारिएगा। इन चार में से कोई ना कोई रहेगा, ठीक ना। तो कहेगा ना कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ धातु है, पदार्थ है कौन? तो आपका इस्पात है। अगर इस्पात नहीं होता तो लोहा मारते, लोहा नहीं होता तो निकेल मारते, निकेल नहीं होता तो कोबाल्ट मारते, कोई ना कोई तो जरूर होता।
लेकिन आखिर में अयस्पात है क्या? तो अयस्पात जो होता है ना वह लोहे के एक मिश्र धातु है, ठीक ना। तो अयस्पात क्या है? लोहे के एक मिश्र धातु है ना, ठीक ना, लोहे की एक मिश्र धातु है, ठीक। अयस्पात क्या है? तो लोहे की एक मिश्र धातु है। अब थोड़ा सा गौर करिएगा सर, यहाँ तक आपको आइएगा, यहाँ से भी लिख, अच्छा इसी में लिख लो, इससे भी अस्थाई चुंबक बनाई जाती है, ठीक ना। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत? देखो आपका क्वेश्चन 6 को नहीं है, क्वेश्चन 6 को मैंने नहीं कराया हूँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया हूँ, दिख रहा है, ये सब डाउट आता, सब क्लियर होता जाता। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। चलिए आइए सर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए 7 नंबर क्या कहता है, थोड़ा सा एक चीज़ और गौर करना, ठीक ना। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और गौर करना, इसलिए ना कहता है ना कि प्रेरण कुंडली उत्पन्न करती है क्या। देखो यहाँ पे गौर करना, प्रेरण कुंडली जो होता है ना, प्रेरण कुंडली में आपका सब ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, ठीक ना, लेकिन आना ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी होगा। प्रेरण कुंडली की बात किया, किसका बात किया? प्रेरण कुंडली की बात किया ना। प्रेरण कुंडली जो होता है ना सर, इसमें आपका उच्च वोल्टता पर छोटी धारा प्राप्त होती है, ठीक ना। अब यहां पे गौर करना, प्रेरण कुंडली की, देखो यहां पर इसका आंसर ये होगा, ठीक ना, लेकिन प्रेरण कार है ना, प्रेरण कुंडली उत्पन्न करती है तो उच्च वोल्ट पर छोटी धारा। अब यहां पे गौर करना, प्रेरण कुंडली का एक रीजन होता है सर, प्रेरण कुंडली में एक रीजन होता है, अगर वोल्ट का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा। हिंदी थोड़ा सा सर मेरा कमजोर है, ठीक ना। आइएगा प्रेरण कुंडली, ठीक ना, प्रेरण कुंडली का एक रूल होता है सर कि प्रेरण कुंडली में अगर वोल्ट का मान क्या होगा सर, आपका वोल्ट अगर बढ़ रही है तो धारा उतना ही तेजी से नीचे हो रही है, ठीक ना सर, धारा उतना ही तेजी से क्या हो रही है सर? नीचे हो रही है। ऐसा मत सोचिएगा कि वोल्ट बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक ना। तो क्योंकि प्रेरण कुंडली का एक रूल होता है कि अगर वोल्ट का मान बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा? कहाँ फोन बजा? धारा का मान क्या होगा? घटेगा, ठीक ना सर। तो वोल्ट बढ़ेगा धारा घटेगा, वोल्ट बढ़ेगा धारा घटेगा, वोल्ट बढ़ेगा धारा घटेगा, किसमें? प्रेरण कुंडली में, ठीक ना। आइएगा अगला 8 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, अद्य सरल रेखा में, अच्छा एगो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गया, देखो क्वेश्चन ट्राई करो, न्यूमेरिकल है, ट्राई करो, अरे ट्राई कर रे बबुआ, ट्राई कर। सफलता वही नहीं मिलती है, अरे सफलता वही नहीं मिलती है, पैर तले जमीन भी फिसल जाती है। कहता है अति सरल रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड हो तो 3 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी होगी? देखो यहाँ पे गौर करना, कह रहा है अति सरल रेखा में, एक सरल रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील वस्तु। आप देखिए ये वाला ये सरल रेखा है सर, अब यहाँ पर एक क्या है सर? एक वस्तु है, जैसे मान लो कि हमारा क्या वस्तु है, ये वस्तु है क्या? ये वस्तु का भी तो नाम कुछ होना चाहिए ना। ये आपका वस्तु क्या है सर? ये टेबल है, एक ये वस्तु हमारा क्या है सर? ये टेबल है, ठीक ना, ये टेबल है। अब देखिए ये वस्तु कितना से गतिमान है? तो ये वस्तु जो है वो 40 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान है, 40 मीटर प्रति सेकंड से क्या है? गतिमान है, ठीक ना, गतिशील है। वस्तु का त्वरण कितना है? तो अच्छा ये वस्तु का जो त्वरण है वो कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो कह रहा है 3 सेकंड बाद उसकी चाल कितनी होगी? अच्छा कितना सेकंड बाद? तो 3 सेकंड बाद पूछा है, ठीक ना, 3 सेकंड बाद। थोड़ा सा गौर करना, ये 3 सेकंड बाद पूछा। अब यहाँ पे गौर करो, जब ये टेबल यहाँ पे है, ये ना है क्वेश्चन, अति सरल रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील कोई वस्तु। अब यहाँ पे गौर करो, अगर ये टेबल यहाँ से चलना प्रारंभ किया, अगर ये टेबल यहाँ से चलना प्रारंभ किया आगे की ओर, तो ये टेबल कितना दूर चला?
तो ये त्वरण एक्सीलरेशन के है तो त्वरण कितना है 40 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ठीक ना, दिया हुआ था क्वेश्चन में। अगर ये टेबल यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो कितना सेकेंड बाद, तो 3 सेकेंड बाद ये टेबल यहाँ पर आ गया है। अब गौर करना, ये टेबल यहाँ से चलना प्रारंभ किया, जब 3 सेकेंड वो टेबल चला तो ये टेबल यहाँ पे आ गया। अच्छा कितना सेकेंड में ये टेबल यहाँ से यहाँ आ गया, तो 3 सेकेंड में। जब ये टेबल यहाँ से चलना प्रारंभ किया होगा तो ये टेबल रुका होगा कि चल रहा होगा, तो ये टेबल जब यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो वो रुका होगा ना, जैसे हम यहाँ पे रुके हुए हैं। अब यहाँ से हम चलना प्रारंभ किए हैं, तो अब सोचो कि मैंने जहाँ से चलना प्रारंभ किया, जैसे मैंने यहाँ रुका हुआ हूँ, अभी तो मैं रुका हुआ हूँ, और जब मैं अभी रुका हुआ तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या, मतलब प्रारंभिक वेग हमारा क्या है, तो 0 है। अभी मैं अगर रुका हुआ तो मेरा प्रारंभिक वेग क्या है, तो 0 है। अब मैंने चलना प्रारंभ किया, अब सोचो मैंने यहाँ पर चल रहा हूँ 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा हूँ। अब तुम सोचो मेरा 4 मीटर प्रति सेकंड जो वेग है वो अंतिम वेग होगा, लेकिन जब मैंने यहाँ पे रुका हुआ था और 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मैंने चलना प्रारंभ किया, तो जब मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0, यानी प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0। अब सोचो कि ये टेबल यहाँ पर रुका हुआ था, इसके बाद चलना प्रारंभ किया, इसलिए इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन v बराबर कितना होगा, तो v बराबर होगा 40 मीटर प्रति सेकेंड आइएगा। कितना सेकेंड बाद निकालना है, तो 3 सेकेंड बाद निकालना है। थोड़ी सी गौर करना, सबसे पहले हमको दूरी भी मालूम नहीं कि वो 3 सेकेंड में कितना दूर चला, तो हमारा फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस कितना 2as। आइएगा v का वैल्यू कितना है 40, तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर बराबर u का वैल्यू कितना है 0, तो ये हो गया 0 प्लस 2 गुने a का मान कितना है 4 और गुने कितना है s का वैल्यू हमको निकालना है, ये s का है तो दूरी हो गया, ठीक ना। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40 गुने 40 बराबर ये 4 दूनी कितना हो गया, ये आपका 8 और गुने कितना, ये आपका हो गया s, ये कितना है सर, ये s है, ये दूरी है, ठीक ना। आइए गुना में 8 ही ना आएगा भागा में, यानी 40 गुने 40 बट्टा कितना हो गया नीचे 8 और ये बराबर कितना हो गया s, 8 25 40, 5 बार में कट गया, 5 चौक 20, यानी कितना हो गया आपका ये 200 मीटर हो गया, यानी हमारा दूरी कितना हो गया 200 मीटर हो गया। ये हमारा क्या निकल गया, तो ये हमारा दूरी निकल गया है। आइएगा पूछा है कितना सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद क्या पूछा है, तो उसका 3 सेकंड बाद उसका 3 सेकंड बाद उसकी चाल कितनी होगी। अच्छा 3 सेकंड बाद उसकी चाल पूछा है, तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। दूरी कितना आया है, तो 200 आया है। अच्छा समय कितना सेकंड बाद बोला, 3 सेकंड बाद बोला, यानी कितना हो जाएगा सर, ये आपका 66 सही 2/3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 66 सही 2/3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत अगर दिक्कत है सर तो संदीप कुमार से मिलते रहो, आपकी हर समस्या को मैं सोल्व करता रहूँगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए 9 नंबर क्वेश्चन का आता है ना कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होता है। देखिए यहाँ पे गौर करना, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग, यहाँ पे गौर करना। अच्छा ये एक्चुअली में पलायन वेग होता क्या है, पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग वो होता है ना कि जब किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से, जब किसी वस्तु को 11.2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से अगर फेंकेंगे तो वो वस्तु जिंदगी में कभी नीचे नहीं आएगा। जैसे ये क्या हमारा वस्तु है, ये हमारा वस्तु है, इसको इतना स्पीड से फेंके ना कि वो 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर इसका कवर है। ये वस्तु को हमने इतना स्पीड से फेंका कि 1 सेकेंड में इस वस्तु का चाल 11.2 किलोमीटर है। अगर इतना स्पीड से अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे ना तो हमारा ये वस्तु कभी नीचे आएगा ही नहीं। ये आपको सौर मंडल में चला जाएगा सर, ठीक ना। कहाँ चला जाएगा आपको यो, तो सौर मंडल के दूसरे ग्रहों की ओर चला जाएगा, ठीक ना। कहाँ चला जाएगा, सौर मंडल के दूसरे ग्रहों की ओर चला जाएगा। किधर चला जाएगा, तो ये सौर मंडल के दूसरे ग्रहों की ओर चला जाएगा। कब, जब किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से फेंकते हैं तब। तो अब अपना ऑप्शन पे आइएगा सर, तो आपका इसमें ऑप्शन जो होगा ना वो वस्तु
के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। अच्छा, इसमें जब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के चाल से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर वस्तु के द्रव्यमान मतलब कहे तो मास मतलब वजन, अगर वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करता तो ये वस्तु वापस नीचे आता, इसलिए वस्तु से स्वतंत्र होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर जो होगा आपको क्या होगा? वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। आइएगा अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों को H और 2H ऊंचाई पर रखा गया है, उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। देखिए यहाँ पे गौर करना, बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों को, अच्छा कितना पिंड है? दो पिंड, एक H है, दूसरा पिंड क्या है? H2H है, यही ना है। बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों को, बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों को H और 2H ऊंचाई पर रखा गया है। H और 2H ऊंचाई, ये दोनों का दोनों क्या है सर? ये दोनों का दोनों ऊंचाई है, ठीक ना। ये दोनों का दोनों क्या है? ऊंचाई है। पहला ऊंचाई है, दूसरा ऊंचाई ये है, ठीक ना। अब कहता है रखा गया है, उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? अच्छा हमसे क्या पूछा है? तो स्थितिज ऊर्जा पूछा है, ये ना पूछा है स्थितिज ऊर्जा। हमसे क्या पूछा है? स्थितिज ऊर्जा। जब वो स्थितिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है ना तो होता है mgh, पहले ऊपर वाला ऊंचाई रखेंगे h, दूसरा हो जाएगा कितना? m2mgh, क्योंकि यहाँ पे h ही नहीं रहेगा, यहाँ पे 2h हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 2 को आगे यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, mgh से mgh खत्म हो गया, यानी कितना बचेगा? 1/2, यानी 1:2 के अनुपात में सर। तो आज तक का क्लास हो गया खत्म, फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में। और जो भी लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके सर जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल इसके साइंस क्लासेस। तभी तो कहोगे कि जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है। तभी तो अगला क्लास में मिलूंगा। थैंक यू, लव यू।